हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम हमारे लास्ट वीडियो में कवर कर रहे थे थ्रूपुट कोस्टिंग, और थ्रूपुट कोस्टिंग में हमने हमारे न्यूमेरिकल्स देखे थे इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 से और ऑनवर्ड्स जितने भी इलस्ट्रेशन है वो सभी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 पढ़िए। ये मेरे पास CMA फाइनल का स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल के मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो उसमें मेंशन है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आप कवर कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द बेसिक डाटा। ये हमें बेसिक डाटा दिया है रिलेटिंग टू न्यू इंडिया कंपनी फॉर 3 ईयर्स। न्यू इंडिया कंपनी है, उसके लिए हमें 3 ईयर्स का डाटा दिया है। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री डाटा, कितना हमने प्रोडक्शन किया और कितना हमारे पास स्टॉक रहता है, हमारे पास स्टॉक का डाटा ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 के लिए। प्रोडक्शन, प्लान प्रोडक्शन, हम जो है 25 यूनिट बनाएंगे, ये हमारी प्लान प्रोडक्शन है। मतलब हमने प्लानिंग की थी कि हम 25 यूनिट बनाएंगे ईयर 1 में, 2500 ही ईयर 2 में एंड 2500 ईयर 3 में। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इन यूनिट्स ऑन जनवरी 1, मतलब बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ईयर 1 में 0, ईयर 2 में 0 और ईयर 3 में 750 का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन ये हमारी थी प्लान प्रोडक्शन। प्लान मतलब हमने कितनी प्लानिंग की थी, और एक्चुअल प्रोडक्शन हमने एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया। यहाँ पे था 2500, प्लानिंग भी इतने की थी हमने, कहाँ गया वो, प्लानिंग भी इतने की थी और एक्चुअल भी इतने का ही किया। ठीक है, ईयर 2 में हमने 1750 की जो है, सॉरी 2500 की एक्चुअल प्रोडक्शन की, और हमारे पास ईयर 3 में भी 2500 की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, जितना हमने सोचा था उतनी उतनी हमने प्रोडक्शन कर दी। ठीक है, उसके बाद लिखा है सेल्स। हमने सेल्स कितनी की, ईयर 1 में 25 यूनिट की सेल की, ईयर 2 में 1750 की सेल की एंड ईयर 3 में 3250 यूनिट्स की सेल की। फिनिश गुड्स जो है 31 दिसंबर को, इसका मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है ईयर 1 में 0, ईयर 2 में 750 एंड ईयर 3 में 0। ये हुआ कैसे है हमारे पास, जब हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन हमने की 25 यूनिट की, लेकिन हमने बेची सिर्फ 1750, तो हमारे पास जो बैलेंस है वो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, और ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बन गया इसका ओपनिंग स्टॉक ईयर 3 का। जब ये ओपनिंग स्टॉक बना तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 7250, सॉरी 2500 प्लस 750। ठीक है, प्रोडक्शन इतने की और इतने का हमारे पास स्टॉक पहले पड़ा हुआ, तो हमने इन दोनों को मिला के सेल किया तो 3250 यूनिट आया, और कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रिवेन्यू एंड कॉस्ट डाटा 3 ईयर्स के लिए, ऑल 3 ईयर्स के लिए हमें रिवेन्यू और कॉस्ट के बारे में बताया। सेल्स प्राइस पर यूनिट 48, एक यूनिट 48 की सेल होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल 12, 8 एंड 4, ये पर यूनिट कॉस्ट दी हमें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी 24। ठीक है, उसके बाद दिया है हमारे पास यूज्ड ओनली अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूज्ड ओनली अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अभी देखेंगे क्या है इसका मतलब। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें दिया एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एनुअल प्रोडक्शन, हम 25 यूनिट करते हैं, पर यूनिट के लिए हमारे पास 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमने रिकवरी रेट निकाल लिया। ये हमने रिकवरी रेट निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है यूज्ड ओनली अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आप इसे यूज करना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, जब आप कोई प्रॉफिट या कुछ निकालना होगा हमें, हम वहाँ यूज करेंगे इसका। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही यूज होता है अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। ठीक है, जिसने अगर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग जो सीख के आया है, जिसने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे प्रॉफिट निकलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे प्रॉफिट निकलता है, तो वो इसको समझ सकता है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का केस होता है। उसकी हमें एडजस्टमेंट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये कह रहा है कि आप इसे यूज़ करना सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हमारी है 36 रुपीज़ पर यूनिट। जब हम हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट जोड़ देंगे तो टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आएगी 36 रुपीज़। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, हमारी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेकर चलते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है हमारे पास फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 5000, और ये है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट। ठीक है, सेलिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है 5000 रुपीज़ टोटलिटी, इन टोटलिटी। आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट, वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट। आपको प्रिपेयर करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट, वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट, फिर आपको रिकंसाइल करना है इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आपको जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट आ रहा है और जो वेरिएबल कॉस्टिंग में प्रॉफिट आ रहा है, उन दोनों को रिकंसाइल करना है कि दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है।
उसके बाद हमें दिया हुआ कि थ्रूपुट कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट एंड कमेंट हाउ इट इज़ रिलेटिवली मोर यूजफुल। और हमें एक थ्रूपुट कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मतलब हमें थ्रूपुट के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट बनानी है एंड ड्रॉ यूर कंक्लूजन्स। ठीक है, हम ये सोल्व कर रहे हैं। पहले हम हमारा पार्ट ए करेंगे, हम हमारी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। हमारे पास ये दिया हुआ है हमारी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसका हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हम निकाल रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो हम पहले बनाएंगे स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स, देन डिटेल्स, देन अमाउंट कॉलम। हमें पहले लिखेंगे हम सेल्स, सॉरी ये ईयर वाइज दिया था हमें, ये ईयर वाइज दिया था, तो ये हमें निकलेगा ऐसे, ये हमसे बाय मिस्टेक गलती हो गई। ये आएगा ईयर 1, ये आएगा ईयर 2 एंड देन ये आएगा ईयर 3। इसको रेक्टिफाई कर लेना, ये मैंने सिंगल ईयर के लिए जो है स्टेटमेंट बना दी थी, पर हमें 3 ईयर्स का डाटा दिया और 3 ईयर्स के लिए प्रॉफिट मांगा है। ठीक है, तो मैंने 3 ईयर्स यहाँ पे इसको कर दिया। मैंने पहले से सिंगल ईयर के लिए बना दिया था, पर 3 ईयर्स का डाटा हमें दिया, तो हम 3 ईयर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सेल्स कितनी आएगी, तो सेल्स हमारे पास आएगी ईयर 1, ईयर 1 में कितनी सेल है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेल्स 2500, 1750 एंड 3250। ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। 1 में दी थी 2500, यहाँ पे है 1750 एंड यहाँ पे 3250 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 48 है और ये दिया हुआ है ऑल 3 ईयर्स के लिए। तो इसका मतलब तीनों सालों में 48 रुपीज़ पर यूनिट हमारा जो सेलिंग प्राइस रहा है। तो ये हो जाएगा 48 रुपीज़, 48 एंड 48, वैल्यू कितनी आएगी 2500 इंटू 48, 120। ईयर 2 के लिए 1750 इंटू 48, 84,000। और ईयर 3 के लिए हमारे पास 3250 इंटू 48, ये आएगा 156, 1,56,000। तो मैं कह सकता हूँ टोटल सेल्स, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। टोटल सेल्स आई 120, 84,000 एंड 1,56,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहले हमारे पास आएगा मटेरियल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहा मटेरियल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 अलग से लिख रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन में दिया है जो मटेरियल है वो है 12 रुपये पर यूनिट, और 12 रुपये पर यूनिट कितने कौन सी यूनिट्स पे निकलेगा, जितनी यूनिट हमने बनाई है। ये तो हमने जितनी यूनिट सेल की, और यहाँ पे आएगा कितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन 2500, 2500, 2500
तो हमारे पास तीनों ईयर्स में सेम आने वाली है। 2500 इंटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट थी हमारे पास 12 रुपीज़, 30,000। ये आएगा 30,000, 30,000 एंड 30,000। देन मटेरियल के बाद हमारे पास आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है हमारे पास 8 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये आएगा 2500 इंटू 8 रुपीज़ पर यूनिट 20,000, 20,000, 20,000। देन हमारे पास आएगी वेरिएबल ओवरहेड्स, और ये भी कौन सी है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अगर आपको कोई और ओवरहेड दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है, सेलिंग ओवरहेड दिया है, ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम हमारे स्टॉक में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट तो आती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक में और ओपनिंग स्टॉक में, साथ के साथ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आएंगे और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे स्टॉक का पार्ट बनता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। बाकी कोई ओवरहेड दिया है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मत जोड़ देना। तो हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया है 4 रुपये पर यूनिट, तो ये आएगा 2500 यूनिट पे, 2500 यूनिट पे 4 रुपये पर यूनिट, 10,000। देन हमारे पास दिया है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया है हमें 12 रुपये पर यूनिट। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम पर यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में हम निकालते हैं अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी कितनी हुई, और फिर उस अंडर या ओवर रिकवरी को हम हमारी स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमने अंडर रिकवरी की है तो हम कॉस्ट में जितनी हमने कम रिकवरी की उतना जोड़ देते हैं, और ओवर रिकवरी हो गई, जितना रिकवर करना था उससे ज़्यादा रिकवरी कर दी, तो हम माइनस कर देते हैं हमारी स्टेटमेंट में से, कॉस्ट में से। तो अभी देखते हैं यहाँ पे तो कोई अंडर एंड ओवर रिकवरी का केस आने नहीं वाला, क्योंकि इसने लिखा हुआ कि 2500 यूनिट पे हमारी 30,000 आती है, 12 रुपये पर यूनिट हमने निकाल दी, और एक्चुअल प्रोडक्शन भी हमने 2500 यूनिट की, तो जब हम 2500 यूनिट पे 12 रुपये के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वैल्यू 30,000 रुपये ही आएगी। और ये एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो एक्चुअल में होते हैं वो है। तो इसका मतलब अगर मैं 12 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग 2500 यूनिट जो मैं बना रहा हूँ अब तीनों सालों में, उस पर 12 रुपये के अकॉर्डिंग रिकवर करूँगा तो वो मेरे 30,000 के बराबर ही आएगी। तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल और एब्जॉर्ब दोनों बराबर आएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी अंडर या ओवर रिकवरी नहीं होगी। कैसे मैंने देखा, देखो 30,000 डिवाइड बाई 2500, एक यूनिट के ऊपर 12 रुपये कॉस्ट है। अगर 12 रुपये एक यूनिट पे कॉस्ट है और ये मेरे एक्चुअल जो एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो एक्चुअल में होते हैं वो लिखे हुए हैं। अगर मैं बना भी 2500 यूनिट रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में दिया भी है, क्वेश्चन में हमें दिया एक्चुअल प्रोडक्शन हम 2500, 2500 और 2500 यूनिट कर रहे हैं। तो अगर मैं 2500 यूनिट बना रहा हूँ, तो मैं 25 यूनिट बना रहा हूँ तो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू 30,000 आएगी। तो अगर मैं प्रोडक्शन में 30,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ और एक्चुअल में 30 हो रहे हैं, तो कुछ भी अंडर या ओवर रिकवरी नहीं होगी। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 30,000, यहाँ पे भी 30,000, देन यहाँ पे भी 30,000। ठीक है, और हमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं दिया, और हमें जितने भी ओवरहेड दिए वो सेलिंग के ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड दिए, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नहीं आते। वो कॉस्ट ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद लगती है। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ तक हमारा सामान बन के तैयार हो चुका होगा इतनी कॉस्ट में, तो मैं कह सकता हूँ इसे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारी थी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, कितनी आएगी? 30 और 20 50, 50 एंड 40 90, ये आएगी 90,000। देन ये भी 90,000 है एंड ये भी 90,000। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और यहां से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
ठीक है, हमें देखो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको कहा है कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 0 है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 0 है फर्स्ट ईयर में। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 0 है तो ये हो जाएगा नील। सेकेंड ईयर में ओपनिंग तो आने नहीं वाला। क्यों नहीं आने वाला? देखो, अगर फर्स्ट ईयर में कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो इसका ओपनिंग बनेगा ही नहीं। तो मुझे साफ ही दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग नहीं आने वाला, क्योंकि जो इसका क्लोजिंग होता है वो इसका ओपनिंग बनेगा, और जो इसका क्लोजिंग होगा ईयर 2 का वो ईयर 3 का ओपनिंग बनेगा। जब यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है तो यहाँ पे ओपनिंग बनेगा ही नहीं। अब ईयर 2 में देखो, ईयर 2 में दिया हुआ है हमें कि 750 यूनिट हमारी क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 90,000 की मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आई है, ये मेरी आई है 25 यूनिट के लिए, क्योंकि मैंने 2500 यूनिट बनाई, उसमें से 750 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी। तो 750 की कॉस्ट कितनी आएगी? 750 है ना, हाँ, तो ये आएगी 27,000। तो यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस हो जाएगा 27,000। पर ये 27,000 अब यहाँ क्लोजिंग है तो यहाँ पे ओपनिंग बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया भी है ईयर 3 में 750 यूनिट का ओपनिंग है, और जो ये क्लोजिंग बना है ईयर 2 का जो क्लोजिंग बना है 750, यही तो इसका ओपनिंग बना है, यही इसका ओपनिंग बना है, और यहाँ पे कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा नील। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने मैंने गुड्स बेचे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आएगी। तो ये आएगा 90,000, ये आएगा 90,000 माइनस 27,000, 90 माइनस 27 ये आएगा 63,000, एंड ये हो जाएगा 90,000 प्लस 27,000, 1,17,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आएगी। मेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या था? जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो मेन है वो ये है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हमारी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगी स्टॉक को वैल्यूएशन करते टाइम। स्टॉक की वैल्यूएशन में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमारा जो है स्टॉक का पार्ट बनेगा। इसमें इस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का भी कुछ पार्ट स्टॉक में है, तो मतलब इस स्टॉक में वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट भी है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, क्योंकि मैंने 90,000 को डिवाइड किया था 2,500 यूनिट से, और इसके अंदर ये 30,000 भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब इसके अंदर फिक्स्ड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों इंक्लूड है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड कॉस्ट का भी पोर्शन आता है, वेरिएबल कॉस्ट का भी पोर्शन आता है, जितना मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई कॉस्ट लगती है वो नहीं आती स्टॉक में। अब देखिए हमारे पास आएगा ऐड वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितने रुपए दी है? क्वेश्चन ने हमें दी है आपकी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट। बताओ कितने यूनिट के ऊपर लगेगा ये खर्चा? क्या ये खर्चा मेरे 25 यूनिट जितनी मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है उसके ऊपर लगेगा, या फिर जितने यूनिट मैंने सेल की है उसके ऊपर लगेगा? देखो अभी इस क्वेश्चन में कंबाइन करके दिया हुआ है कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। आपको यहाँ पे इसमें जो है प्रायोरिटी किसको दे रही है? ये पूरा सेलिंग कॉस्ट ही मान के चलो आप इसे, इसमें दिया हुआ है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन इसमें जरूर होगा, पर आप इसे एज अ सेलिंग ओवरहेड मान के चलो। ये चलेगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 4 रुपीज पर यूनिट, और ये सेलिंग ओवरहेड है और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है इसमें, और अलग से हमें नहीं दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन कितना है और सेलिंग कितना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर आएगा, कितने यूनिट हमने सेल किए हैं। ठीक है, क्योंकि इसको मान के चलो आप सेलिंग कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट, और हमने कितने यूनिट सेल किए हैं। ये देखो 25 यूनिट्स 1750 और 3250, तो कितनी कॉस्ट आएगी ईयर 1 के लिए? 2500 रुपये इंटू में किया 4, 2500 यूनिट इंटू में किया 4, तो ये आएगी 10,000। देन सेकेंड ईयर में हमारे पास है 1750 इंटू में 4, 7,000। ईयर 3 में हमारे पास आएगा 3250 इंटू में 4, ये आएगा 13,000।
अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ऐड फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने इसको पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ इसको। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी है, देखो क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो पर ईयर लगती है वो है 5000। ये 5000 रुपीज है, ये 5000, और ये पर ईयर दिया है तो मतलब हर साल 5000 ही लगेगी। 5000 यहाँ, 5000 यहाँ एंड 5000 यहाँ। तो जो हमारे पास 5000 लगने के बाद हमारे पास आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल सेल करने की कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास था सॉरी 90,000 प्लस 15,000, ये हमारे पास आएगा 1,05,000। ये कॉस्ट हमारे पास आएगी 63,000 प्लस 7,000, ये हमारे पास आएगा 70,000 और 5 75,000। ये कॉस्ट आएगी 75,000 की ईयर 2 की। एंड ईयर 3 की 1,17,000 प्लस 13,000, ये हमारे पास हो जाएगा 1,20,000 और 1,30,000, 1,35,000, 1,35,000। मैं एक बार इसको कंफर्म और कर लेता हूँ। 117 प्लस 13 प्लस 5, यस 135, 63 प्लस 7 प्लस 5 75, यस 90 प्लस 15 एंड 15, यस ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं बी बोल देता हूँ। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा ए माइनस बी। तो हमारे पास टोटल सेल कितनी थी ईयर 1 में 120, और इसमें से 1,05,000 रुपीज की कॉस्ट अब माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट 15,000 का। देन हमारे पास सेकंड में है 84,000, इसमें से माइनस करेंगे 75,000 तो प्रॉफिट आएगा हमारे पास 9,000 का। एंड देन थर्ड ईयर में हमारे पास है 1,56,000, 156 माइनस 135 तो प्रॉफिट आएगा 21,000 का। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट नंबर ए। इस वाले पार्ट में तो कोई आपको जो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बस हमने इसमें करना क्या था, आपको फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी हमारे स्टॉक का पार्ट बनेगा। जब हम हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की, तो उसमें फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी हमारे स्टॉक का पार्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास था पार्ट नंबर ए। और यहाँ पे कुछ भी हमारे पास अंडर या ओवर रिकवरी नहीं आई, क्योंकि जितना हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब किया एक्चुअल में हुआ भी इतना ही। ठीक है, जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही हुआ, तो हमारे पास कुछ भी अंडर या ओवर रिकवरी नहीं आई। अगर कुछ भी अंडर या ओवर रिकवरी आती तो हम यहाँ पे एडजस्ट करते उसे। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी हमें दिया हुआ है कि आप प्रिपेयर करो वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आप बना के दिखाओ इनकम स्टेटमेंट। तो हमारे पास आएगा इसका पार्ट बी, इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये हमारे पास आएगा पहले पर्टिकुलर्स, देन वी हैव ईयर्स, ईयर्स में 1 2 and 3, then again we repeat same steps। सेल्स हमारे पास दी हुई है, अब की बार हम सेपरेट नहीं निकालेंगे, यहाँ पे दी हुई है सेल्स 120 84, सेल्स तो सेम ही रहने वाली है 120 84। जो भी डिफरेंस आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की वैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा, बाकी लगभग सेम होता सभी, लगभग क्या बिल्कुल सेम ही होगा। 120 84 एंड 156, ये हमें दी हुई है सेल, इसको मैं डिनोट करता हूँ पॉइंट ए से। देन मैं सेकंड पॉइंट डिनोट करूंगा कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालेंगे जितने भी हमने गुड्स सोल्ड किए हैं उनकी, क्योंकि हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक है ईयर 2 में और ईयर 3 में कुछ क्लोजिंग नहीं है, ईयर 3 में ओपनिंग था। हमारे पास फर्स्ट आएगा मटेरियल, मटेरियल हमारा सेम लगेगा क्योंकि हमने 2500 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग की है, तो मटेरियल हमारे पास सेम ही लगने वाला है 30,000 का, 30,000 and 30,000. Then labor also remains same, which is 20 20 20 20,000 20,000 and 20,000. Then we add over here variable manufacturing overheads. यहाँ पे रिमेंबर रखना अगेन, यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग को मत जोड़ना। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, वो ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद लगते हैं। सामान को आप एक बार बनाओगे उसके बाद जो उसको बेचने पे, उसकी मैनेजमेंट करने पे जो खर्चा लगता है वो बाद का खर्चा, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे पास सेम लगने वाला है, 2500 यूनिट अब बनाने वाले हैं तो आएगा 10,000 10,000 एंड 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें ऐड करना है या नहीं। अब यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करें या नहीं, देखो यहाँ तो हमने किया था मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगा या नहीं, नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं आएगा क्योंकि हम बना रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो मैं कह सकता हूँ इसे, ये मेरी आएगी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी आएगी 30 50 एंड 10 60 60 60 and 60. Here now we add opening stock of finished goods, and then we deduct less closing stock of finished goods. Okay, in year 1 we don't have any opening stock and also we don't have any closing stock. In year 2, if we don't have any closing stock in year 1, then we also don't have any opening stock in year 2. But in year 2 it is mentioned that we have closing stock of 7,000, not 7,000, 750 units. Here it is mentioned that closing stock जो है वो 750 यूनिट्स का है। देखिए अब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो ये आई है, तो मैं करता हूँ 60,000 डिवाइड बाय, हमने यूनिट बनाई थी 2500, तो 750 यूनिट्स की कितनी कॉस्ट 18,000, तो यहाँ से 18,000 माइनस हो जाएगा। एंड सिंस ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, तो ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा इसका, एंड यहाँ पे कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। मैं कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी हमने गुड्स सोल्ड की उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दिस केम्स अस 60,000 and then here 50,000 and 42,000 and here 78,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है हमारे स्टॉक के लिए नहीं लिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में यहाँ पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब हमने फिक्स्ड जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे, जस्ट वेट अ सेकेंड,
हमारे पास जितने भी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे वो हमने अभी यहाँ पे ऐड किए। जब हमने अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाया था तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट था, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट था। बट इस बार कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ना होके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद आया है, जब हमने स्टॉक की वैल्यूएशन कर दी। ये स्टॉक की वैल्यूएशन के बाद आया। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने दिए हमें? 30,000 के, ठीक है, 30 एंड 30,000। देन हमारे पास आएंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये हमारी सेम रहने वाली जितने हमने यूनिट सेल किए हैं, ये भी हमने यूनिट सेल के ऊपर निकाल रखा है और वहाँ पे भी हम यूनिट सेल के ऊपर ही निकालेंगे। 10,000, 7 एंड 13,000। ये आएगा 10,000, देन 7,000 एंड देन 13,000। नाउ हमारे पास आएगा ऐड आएगा फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। Okay, now we will add fixed selling and administration cost, which is given as 5,000 in each of the years. 5,000, 5,000 and 5,000. So here we got our cost of goods sold, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं cost of sales। इनमें से कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसे। कॉस्ट हमने यहाँ पे लिखा था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ सेल भी साथ के साथ निकाल देंगे। तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम दोनों का टोटल करते हैं हम 30 और 60 90, 1 लाख एंड 5,000। देन यहाँ पे आएगा 42,000 एंड 42,000, 30,000, 7,000 एंड 5,000, which gives us 84,000. And now here 70,000, 78,000, 30,000, 13,000 and 5,000, which gives us a value of 1,26,000. 1,26,000. Okay. ये हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने बना दिया है। अब हम सिंपल यहाँ पे निकाल देंगे प्रॉफिट आएगा A माइनस बी, इसे हम बोल देते हैं B, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाला ये B पॉइंट और सेल्स हमने निकाली A। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा? A माइनस B करेंगे तो 1,20,000, 1,20,000 में से माइनस करेंगे 1,05,000, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15,000। देन हमें दिया हुआ 84,000 माइनस 84,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा नील। देन 1,56,000 एंड माइनस करेंगे 1,26,000, 156 माइनस 126, वैल्यू आएगी 30,000। ठीक है, ये हमारा निकल गया प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। सिर्फ हमें फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर फोकस करना था। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पे कॉस्ट जो है क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है उसका पार्ट नहीं बना, क्योंकि इसके एडजस्टमेंट के बाद आया ये। लेकिन वहीं हमने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारी जो हमने जब स्टॉक निकाला था उससे पहले हमने इसे ऐड किया। इसका मतलब कुछ पार्ट इसका स्टॉक में आया है। ठीक है, तो इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड का कुछ पार्ट क्लोजिंग स्टॉक में आता है। और यहाँ पे जब हम वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग में निकालते हैं तो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड का कुछ भी पार्ट स्टॉक में नहीं आता। ठीक है, ये हमारी निकली इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। कोई नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के। पॉइंट नंबर 3 बोलता है हमारे पास रिकॉन्सिलिएशन बनाओ आप इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। मतलब आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में किस वजह से डिफरेंस आ रहा है उसकी एक रिकॉन्सिलिएशन बनाओ आप। आपको क्या लगता है किस वजह से डिफरेंस आ रहा है?
पहले आप देखें इसमें स्टेटमेंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ 15 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे देखो और यहाँ पे कितना था 15, 9,000 एंड 21,000, और वहीं एब्जॉर्ब मार्जिनल कॉस्टिंग में यहाँ पे नील आ रहा है और यहाँ पे 30 आ रहा है। किस वजह से लगता है आपको? एक ही रीज़न है, कॉस्ट तो सारी सेम ही है। आप खुद अगर एक बार देखें, कॉस्ट तो सारी सेम लग रही है, यहाँ पे भी वही है और हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी वही है। डिफरेंस किस में आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ हमारे स्टॉक में आ रहा है। देखो यहाँ पे 18,000 का स्टॉक है एंड यहाँ पे 27,000 का स्टॉक है, सिर्फ इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। चलो हम बना देते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमारे पास दिया हुआ पॉइंट नंबर सी, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स, देन ईयर्स ईयर्स 1, 2 एंड 3। आप यहाँ से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फिर प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसा आपको ठीक लगे। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ प्रॉफिट एज पर, किसे स्टार्ट करें बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? किससे स्टार्ट करें? एब्जॉर्प्शन से कर लेते हैं, देखते हैं प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितना प्रॉफिट आया था? ये मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन में कितना आया था हमारे पास? 15, 9 एंड 21। 15, 9 एंड 21, 15,000, 9,000 एंड 21,000। अब देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास ये प्रॉफिट आया, हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये प्रॉफिट आया। मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर ईयर 1 में देखें, ईयर 1 में तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ईयर 1 में हमारे पास कुछ भी स्टॉक नहीं था, देखो यहाँ, इसलिए बिल्कुल सेम प्रॉफिट आया है। तो अगर हम एक कंक्लूजन निकालें, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों में प्रॉफिट सेम आने वाला है, 15 एंड 15। अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी है या फिर हमें निकालनी है, तो हमारे पास प्रॉफिट अलग अलग आएगा। देखो यहाँ 9 आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, नील, जीरो प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इसे रिकंसाइल करने वाले हैं। तो 15,000 वहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ईयर 1 में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, ईयर 1 छोड़ दो, ईयर 2 में आओ। हमने लिया था 9,000, यस 9,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। किस वजह से नहीं है? देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, मैंने कॉस्ट में से ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, इसका मतलब मेरी कॉस्ट कम हो गई। पहले कॉस्ट 60,000 की थी, जब उसमें से मैंने 18,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो मेरी जो कॉस्ट है वो 42 पे आ गई। इसका मतलब कॉस्ट यहाँ पे कम हो गई। मतलब अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कॉस्ट जो है वो 27,000 से कम हुई है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा कम हुई और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हुई। अगर मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट कम हुई, मतलब कम जो है वो थोड़ी सी कम हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कंपैरिजन में कम आया होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे जो कॉस्ट है 42 आती है स्टॉक डिडक्ट करने के बाद, और यहाँ पे आती है 63 स्टॉक डिडक्ट करने के बाद। इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रही है। और किस वजह से आ रही है? सिर्फ स्टॉक के वैल्यूएशन की वजह से। तो यहाँ पे स्टॉक 18 का आया है और यहाँ पे स्टॉक 27 का है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा निकली है, और स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा निकली है तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट कम आने वाली है यहाँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा, अगर मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे जाना है तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है। तो मैं यहाँ से करूँगा लेस में हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सेस क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेस क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था वो ज़्यादा था, इस वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो गई होगी। ठीक है, उस साल की कॉस्ट कम हो गई क्योंकि स्टॉक मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ज़्यादा माइनस कर दिया।
ज़्यादा माइनस कर दिया और वहाँ पे कम माइनस किया, इसका मतलब वहाँ का जो प्रॉफिट है वो कम होगा और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और ये एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है, मुझे वहाँ के प्रॉफिट पे जाना तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट कम होगा। और कितने डिफरेंस है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में, 27 एंड 18,000। 27 माइनस 18 ये आएगा 9,000। इसका मतलब यहाँ का प्रॉफिट 9,000 से कम होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अब ओपनिंग स्टॉक, अब यहाँ पे तो चलो कॉस्ट में से माइनस हो गया, अब यहाँ पे कॉस्ट में ऐड हुआ होगा। अगर यहाँ पे 27 कॉस्ट में ऐड हुआ है तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ गई होगी, कॉस्ट बढ़ गई तो मतलब प्रॉफिट कम हुआ होगा। यहाँ पे 27 से कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि ये यहाँ पे ऐड हुआ है 90 के साथ, देखो जब ये 117 हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे बढ़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कम है। इसका मतलब मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो कम आने वाला है और मार्जिनल कॉस्टिंग का ज़्यादा आने वाला है। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है ये हम ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट इससे ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा आएगा तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे एक्सेस ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ओपनिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कितना, 9,000 से ही। तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग एक ही बात है, प्रॉफिट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, किस वजह से आया, सिर्फ स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से डिफरेंस आया। यहाँ पे तो आएगा 15 क्योंकि इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी, और यहाँ पे हो जाएगा नील, और यहाँ पे हो जाएगा ये 21 + 9 30,000। बस ये हो गया हमारा रिकॉन्सिलिएशन। देखना 15 नील और 30,000 है ना, यहाँ 15 नील एंड 30,000 बिल्कुल सही है। ये हमारा हो गया रिकॉन्सिलिएशन। सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टॉक की जो है वैल्यू की वजह से हमारे पास प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, आपको सिर्फ इतना देखना है कितना स्टॉक, वहां पे कितना क्लोजिंग स्टॉक लिखा और यहाँ पे कितना लिखा है, उन दोनों का डिफरेंस आएगा। यहाँ वहां पे ओपनिंग स्टॉक कितना है एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में कितना है, उन दोनों का डिफरेंस आएगा। आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को मैं माइनस करूंगा मेरी कॉस्ट में से तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने ज़्यादा स्टॉक जो है कम किया। क्यों कम किया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जब मैंने स्टॉक लिया उसमें फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब वहाँ पे फिक्स कॉस्ट मैंने जोड़ी है तो उसका स्टॉक ज़्यादा आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के कंपैरिजन में। तो अगर वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आया तो वहाँ का प्रॉफिट जो वो बढ़ जाएगा। अगर आप लॉजिकली सोचें, अगर किसी को ये कंसेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आता है तो ये स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिएशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अभी ये स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही आपको अभी, तो आपने इंटरमीडिएट में चैप्टर पढ़ा था रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट अंडर इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या प्रॉफिट आ रहा है आपका, कॉस्टिंग में क्या प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब आपने वो चैप्टर जो है वो अच्छे से स्टडी नहीं किया, तभी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप एक काम करो, अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसको लिख लो और एक बार थोड़ा सा लॉजिकली सोचना और वहाँ पे स्टॉक की वैल्यू को बदल के देख लेना क्वेश्चन में, अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो स्टॉक की वैल्यू वहाँ पे लिखना, और जैसे प्लस माइनस किया वैसे प्लस माइनस करके देखना, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा लॉजिकली कि क्यों हमने ऐसा किया। ठीक है, चलो हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आप बनाओ थ्रूपुट कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट एंड कमेंट करो कि कैसे वो रिलेटिवली मोर यूजफुल है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है कि आप कमेंट करो कैसे यूजफुल है, कि आपको मतलब हमारा थ्रूपुट कॉस्टिंग के क्या यूज़ हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आप अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हो। स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा कि क्या यूज़ है इसका थ्रूपुट कॉस्टिंग का, कहाँ पे हम जो किन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हम यहाँ पे करने वाले हैं थ्रूपुट कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट। अब हम करने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अंडर थ्रूपुट कॉस्टिंग। अगर थ्रूपुट कॉस्टिंग आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे बोटलनेक है, हमारे पूरे सिस्टम में कोई ना कहीं कोई बोटलनेक एग्जिस्ट करता है, तभी हमें यहाँ पे थ्रूपुट कॉस्टिंग लगाना पड़ रहा है।
ठीक है, क्वेश्चन ने हमें कहीं नहीं बताया क्या हमारा बोटल नेक है क्या नहीं है। तो हमारे पास क्या था, हम थ्रूपुट कॉस्टिंग में सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को वेरिएबल मानते हैं। अगर सभी को रिमेंबर है, सभी को याद है, तो हम सिर्फ हमारी मटेरियल कॉस्ट को हम सिर्फ वेरिएबल मानते हैं, बाकी जितनी भी कॉस्ट है उसको हम वेरिएबल नहीं मानते। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। हम यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एंड ईयर्स। यहाँ पे आएगा ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। sales will remain same, 120, 84, 120, 84 and 156. Then we have cost of sales। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मटेरियल हमारे पास दिया हुआ था कितने रुपीस पर यूनिट था। मटेरियल हमें दिया हुआ था कि 12 रुपये पर यूनिट और 2500 यूनिट हम बना रहे हैं। तो हमारे पास मटेरियल तो सेम आएगी, कितनी वैल्यू आएगी 30,000, 30,000 एंड 30,000, 30, 30 एंड 30,000। देन मैं इसे बोल सकता हूँ थ्रूपुट कॉस्ट, क्योंकि थ्रूपुट कॉस्टिंग सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को ही अपने पास वेरिएबल मानती है, बाकी जितनी भी कॉस्ट है वो उसको वेरिएबल कंसीडर नहीं करती। तो जो मटेरियल कॉस्ट सिर्फ जोड़ी है, मैं इसे बोल देता हूँ थ्रूपुट कॉस्ट की, यही हमारी थ्रूपुट कॉस्ट है। 30,000, 30,000 एंड 30,000। अब यहाँ पे हम स्टॉक की एडजस्टमेंट करेंगे। हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कॉस्ट बाकी नहीं जोड़ी है। जैसे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल ली थी, एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल के साथ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ली थी, जो ओवरहेड थे फिक्स्ड वाले वो भी लिए थे, पर लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ मटेरियल को लिया है थ्रूपुट में, और बाकी हमने कोई भी नहीं लिया, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, कोई भी कॉस्ट को हमने कंसीडर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को कंसीडर किया। अब यहाँ पे ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे नहीं है कुछ भी। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें दिया हुआ था, यहाँ पे शायद हमें क्लोजिंग स्टॉक था 750 यूनिट्स का। देखिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 750 यूनिट्स का, 750 यूनिट्स का। तो जो 30,000 की कॉस्ट है वो 2,500 यूनिट्स पे है, तो 750 के लिए आएगा 9,000। तो ये आएगा 9,000 का आपका ओपनिंग। तो यहाँ कुछ भी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग है, ये बनेगा यहाँ ओपनिंग 9,000। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन ये हमारे पास आ जाएगी थ्रूपुट कॉस्ट। ये आएगी थ्रूपुट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी मैंने गुड्स सोल्ड की उनकी थ्रूपुट कॉस्ट यहाँ पे तो आएगी 30,000 ही, और यहाँ पे आएगी 30 माइनस 9 21,000, और यहाँ पे हो जाएगी 30 प्लस 9,000 39,000। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे कौन सी है हमारी। अदर वेरिएबल कॉस्ट में आएगा लेबर, देन वेरिएबल ओवरहेड, एंड ये सेम लगने वाला है जितने यूनिट हमने मैन्युफैक्चरिंग की 25 यूनिट बनाई सभी के लिए सभी ईयर्स में, तो सेम लगने वाली है। हमारे पास कितनी थी लेबर के लिए, लेबर था 20 20 20 और वेरिएबल था 10 10 10। ये आएगा आपका 20,000 20,000 एंड 20,000,
ये आएगा 10,000, 10,000 and 10,000 units. Then other variable overheads and any other variable cost? No. So we call it as a total variable cost. Total variable cost. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20 और 10 30 30 एंड 30. देन हम यहां पे लिखेंगे अदर वेरिएबल कॉस्ट. अदर वेरिएबल कॉस्ट प्लस थ्रूपुट कॉस्ट. अदर थ्रूपुट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अदर वेरिएबल कॉस्ट प्लस थ्रूपुट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आएगी? 30 एंड 30 60, 30 एंड 21 51, 30 एंड 30 69. ठीक है. अब हम यहां से ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड के साथ वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड भी आना था. हमें क्वेश्चन में दिया था, हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड भी है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, कि ये कॉस्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की है. अब हम ऐड करेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. कितनी दी हुई है हमें वेरिएबल सेलिंग एंड ये दिया है 4 रुपीज़ पर यूनिट. तो जितनी यूनिट्स बेची है हमने, ये तो सभी के लिए सेम आने वाली है. वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 10,000 7,000 एंड 13,000. 10,000 7,000 एंड 13,000. देन उसके बाद हमें दिया हुआ है सॉरी, देन हमें दिया हुआ है ऐड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स. जो फिक्स थे वो दिया हुआ हमें सॉरी, फिक्स जो दिया वो दिया 5,000 5,000 एंड 5,000. एंड देन वी ऐड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमें दिए हुए 30,000 के, यहाँ पे भी 30,000 एंड 30,000. Then we have cost of sales and इसे मैं बोलता हूँ B पॉइंट. ठीक है. ये इनको हम ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी. ये आएगी 60,000 प्लस 10,000 प्लस 5 प्लस 30, 1,05,000 एंड प्रॉफिट्स आएगा A माइनस B. सेल थी 120 की, कॉस्ट है 15 की, ये होगा 15,000. आपने एक बात नोट की होगी, ये 15,000 तीनों में सेम आया प्रॉफिट. चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो, चाहे थ्रूपुट कॉस्टिंग हो, तीनों में हमारे पास 15,000 का सेम आया. क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं था. यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो यहाँ पे सेम आया. हमारे पास तीनों में थ्रूपुट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तीनों में हमारे पास प्रॉफिट इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था. और तीनों में हमारे पास तीनों में अलग अलग हमारी जो है, हमारे पास तीनों में अलग अलग जो हमारे पास स्टॉक की वैल्यूएशन आई थी. ठीक है. जस्ट वेट अ सेकेंड. मैं जो ईयर 2 में जो टोटल कॉस्ट है वो मैं टोटल कॉस्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे कैमरे की बैटरी लो है, तो इस वजह से कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है अभी. तो मैं इसे आगे फर्दर सोल्व कर देता हूँ. यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स ही रहते हैं कि प्रॉफिट ही निकालना है, या वैसे भी निकाल सकते हो. कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी? अब यहाँ पे जो 51,000 आपको दिख रहा है सेकंड में, 60,000 के साइड में देखो, मेरे हैंड के साइड में 51,000. जब मैं 51,000 प्लस 7,000 प्लस 5 प्लस 30 को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 93,000.
तो 1,05,000 के साइड में आएगी 93,000 की कॉस्ट। एंड जब 93,000 को मैं सेल में से माइनस करूंगा, सेल थी मेरे पास 84,000 की, और इसमें से मैं 93,000 माइनस करूंगा तो यहाँ पे आएगा 9,000 का लॉस। सेकंड जो वाला प्रॉफिट है उस वो 9,000 का लॉस आएगा। एंड थर्ड ईयर में हो जाएगा 69,000 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 30, 1,17,000, 1,17,000। एंड थर्ड में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा माइनस 1,56,000, 39,000 का। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था थ्रूपुट कॉस्टिंग का। जितने भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है वो हम कवर कर चुके हैं थ्रूपुट कॉस्टिंग के ऊपर। जो हमारे पास सेकंड में प्रॉफिट है वो मैंने आपका मेंशन किया, यहाँ पे देखना। जो ये सेकंड में प्रॉफिट है हमारे पास ईयर नंबर 2 में, ये आएगा 9,000 का लॉस। एंड जो थर्ड में है वो आएगा 39,000 का प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअली बैटरी मेरी लो है कैमरे की, इस वजह से मेरा कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है अभी। ठीक है, और अगर मैं आपको इसमें एक काम दूं, आपको इसको रिकंसाइल करना है। आपको जो थ्रूपुट कॉस्टिंग में जो ये प्रॉफिट आया है इसको रिकंसाइल करना है मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, फिर रिकंसाइल कर लेना इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ। अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ इस प्रॉफिट को रिकंसाइल कर दिया तो फिर आपको रिकॉन्सिलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पीछे किया हुआ है, अगर आप उसको देख के थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हुए करोगे तो आप जो है इसकी रिकंसिलेशन कर पाओगे। अब जो ये प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, पहले वहाँ 15,000 निकाला है, देखिए प्रॉफिट के साथ लिखा है 15,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आएगा 9,000 का लॉस, एंड थर्ड ईयर में आएगा 39,000 का प्रॉफिट। ठीक है, इसको आपको जो है इस प्रॉफिट को जो अब यहाँ पे निकला इसको रिकंसाइल करना वेरिएबल कॉस्टिंग के साथ जो प्रॉफिट आया था, एंड जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट आया था उसके साथ रिकंसाइल करना इसे। ये मैं पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो बाकी हम जो है नेक्स्ट कोई टॉपिक जो होगा वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। चलो बाय बाय।